हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्स लॉ ये चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को बताता है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स के बारे में बताता है कि किस तरह से टू चार्जेस के बीच में फोर्स वर्क करता है और वो किस तरह से रिलेट करता है चार्ज पर और उनके डिस्टेंसेस पर। ओके, तो चार्ज, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। तो नंबर 1 है द चार्जेस should be of point size. Charges should be of point size. Secondly, the charges should be at rest. एंड नंबर थर्ड पॉइंट पर है द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस should be greater than 10 पावर -15 मीटर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो कूलम्स लॉ के लिए ज़रूरी है कि चार्जेस यानी पॉइंट साइज होना चाहिए। अगर चार्जेस बहुत बड़े साइज में हैं तो उस कंडीशन में हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली क्या है, द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। अगर चार्जेस रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बदलती रहेगी। डिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, और इस कंडीशन में फोर्स भी वेरी करता रहेगा। तो हम फिर एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। और थर्ड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन 10 पावर -15 मीटर, और चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 10 पावर -15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तभी कोलंबियन फोर्स पर जो होगा न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कोलंबियन फोर्स से ज़्यादा होती है। ओके, और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, उस पर कोई उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हमें इन बातों को ध्यान रखना है। और लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस r। टू चार्जेस ले लेते हैं, Q1 एंड Q2 हैं, और जो r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसका मतलब यह है कि जब चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन चार्ज की वैल्यू एक लिमिट तक ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन में स्टार्टिंग में बताया गया है अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब दोनों को हमने कंबाइन किया, जब तुम कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया, या फिर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया, जहाँ K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब मैंने क्या किया, चार्जेस को सपोज मैंने प्लेस्ड किया वैक्यूम में, उस कंडीशन में फोर्स का ये फार्मूला जो होगा F वैक्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया।
अगेन दोबारा हम क्या करते हैं कि उन सारे सिस्टम को जो हमारे पास चार्ज है उसका जो सेपरेशन है, जो चार्ज की वैल्यू है, पूरा सब सेम रखते हैं और उसको और मीडियम रिप्लेस कर देते हैं, किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं उसको। अगेन इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब हम ऐसे मीडियम में उसको रखते हैं चार्जेस को जहां पर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस कंडीशन में मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। अब मैंने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड किया है, 1 क्योंकि इनके बीच में हमें एक रिलेशन को सेटअप करना है, तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो गया, एक्चुअली हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, मींस स्पेस के रेस्पेक्ट में उस मीडियम का, जिस मीडियम में आपने चार्ज को रिप्लेस किया है, रखा है, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, और इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी कहिए या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एक रेशियो है, और रेशियो क्या है इसमें, इसलिए इसकी यूनिट कोई यूनिट नहीं होगी बल्कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसमें एक रिलेशन हमें मिलता है एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। इसका मतलब है कि जब हम चार्जेस को किसी मीडियम में हम रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो डिपेंड करेगा के अकॉर्डिंग, के जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू कम होगी। जैसे मान लीजिए वैक्यूम में रखा गया है तो वैक्यूम में के की वैल्यू 1 कंसीडर किया जाएगा, अगर एयर में रखा है तो उसमें के की वैल्यू हो जाएगी 1.0054 हो जाएगा, जो कि थोड़ा से ज्यादा है 1 से। उसके बाद अगर आपने सारा सिस्टम को वाटर में रिप्लेस कर दिया है तो उसके लिए के की वैल्यू 80 हो जाएगा। अगर हमने मेटल में रख दिया है, ऐसा मेटल है, तो वहां पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरह से मीडियम के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू वेरी करती रहेगी, और इस पर जो है हम मीडियम में फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ओके, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको हमें आपको सही से समझना है और आप सब समझने की कोशिश करें। तो इसमें 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस ये है व्हेन Q1 into Q2 इज ग्रेटर देन 0। Q1 into Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों ही निगेटिव होंगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी पॉजिटिव आता है। यानी कि इस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू जब प्रोडक्ट लेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। अब दोनों चार्जेस क्या हैं, इस तरह इस कंडीशन में लाइक चार्जेस हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा, लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सपोज अगर दोनों ही चार्जेस प्लस Q1 और प्लस Q2 हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इसी तरह, बिल्कुल सेंट्रली इसी सीध में, बिल्कुल ऐसे ये चार्ज Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा, इसी तरह चार्ज Q2 Q1 को रिपेल करेगा, मींस इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इसी के ही सेंटर, इसी के अलोंग। ओके, तो यहाँ पर चूंकि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है तो यहाँ पर हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर यानी कि R12 या R21 इन सबको यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि F12 या F21 का मतलब क्या है। चूंकि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर F12 का मतलब क्या होगा और F21 का मतलब क्या होगा। तो F12 का मतलब हुआ कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, यानी कि फर्स्ट चार्ज पर फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, यानी कि जिस पर लग रहा है उसको हम पहले यूज करेंगे और जो लगा रहा है फोर्स उसको हम बाद में, यानी कि ओके। इसी तरह F21 है, F21 का मतलब है चार्ज 2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, और क्योंकि इस तरह से है।
अब यहाँ जो डायरेक्शन की बात है, यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन r21 और r1 का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर r12 चूंकि चार्ज Q2 पर 1 फोर्स लगा रहा है, तो चार्ज Q2 पर जब 1 फोर्स लगाएगा, Q1 फोर्स लगाएगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसलिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा r12, जो इसी के अलांग होगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है, तो Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है, तो उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r21 हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर, और यहां पर हम राइट करेंगे r21, क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है 2 से 1 की ओर है, क्योंकि 1 पर जो चार्ज फर्स्ट है उस पर 2 फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाला फोर्स लगा रहा है, तो उसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा, यानी कि 2 से 1 की ओर होगा, ठीक ना, 2 से 1 की ओर फोर्स होगा, क्योंकि 1 पर सेकंड वाला फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, जैसे कि 1 पर सेकंड वाला फोर्स लगा रहा है F, ये इस तरह से। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा 2 से 1 की ओर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर F12 राइट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर, तो इसको मैंने क्या राइट किया, R21 राइट किया मैंने, सॉरी। इसी तरह यहाँ पर जब F21 की बात करेंगे, तो F21 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने क्या राइट कर दिया, R12 राइट कर दिया। R12 का मतलब यह है कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, 1 से 2 की ओर है, 1 से 2 की ओर लग रहा है। ओके, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम चूंकि वेक्टर फॉर्म में, तो इसलिए डायरेक्शन को मीन्स r21 इक्वल टू हो जाएगा माइनस r12 हो जाएगा, या इसी तरह फिर F12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। सपोज कोई बॉडी पर फोर्स F1 लग रहा हो, और तो वो बॉडी जो होगा रिएक्शन में F2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करेगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, F1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F2। तो इस तरह से जो कूलम्स लॉ है वेक्टर का, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ का, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या कंडीशन है, Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। लेस देन 0 इसका मतलब है निगेटिव है, निगेटिव। अब यहां पर क्या होगा, सपोज एक चार्ज जिसमें ये अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव हो एक और मल्टीप्लाई कर दे निगेटिव से, तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा, और निगेटिव की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, और ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज मैंने कंसीडर किया Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और r डिस्टेंस पर वो सेपरेटेड हैं। अब यहाँ पर जो फोर्स होगा, इस यहाँ पर F12 यानी कि 1 पर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 जो है 1 पर फोर्स लगा रहा है 2, 1 पर फोर्स लगा रहा है 2, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 1 पर 2 फोर्स लगा रहा है तो उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स 1 पर 2 लगा रहा है, तो ऐसे अपनी ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ उस तरफ खींचेगा। तो इसलिए डायरेक्शन भी क्या, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी फोर्स के ही डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि r12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं F21 की बात करते हैं, तो यानी कि चार्ज 2 को 1 अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज 2 को 1 अपनी तरफ खींचेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, आप देख रहे होंगे कि
फोर्स का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R12 कैप हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर एंड R21 इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखेंगे कि दोनों ये जो यूनिट वेक्टर हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, R12 इक्वल टू माइनस R21, या इसी तरह फिर F21 इक्वल टू माइनस F12, यानी कि दोबारा ये फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा। ओके, तो इस तरह से ये कूलम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म था, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब इसको हम इसका जो सेकंड मेथड है जो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग होगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज एट न्यूटन, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इफ मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट वाटर जिसके लिए k की वैल्यू 80 है और एंड सेकंड मेटल जिसके लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट है। वी नो F मीडियम इक्वल टू होता है F वैक्यूम अपॉन K। ओके, सो अब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या है, वाटर है, तो FW F वाटर इक्वल टू F वैक्यूम, और वैक्यूम में जो फोर्स की वैल्यू बताई गई है वो 8 है और K की वैल्यू क्या है 80 है, तो क्या हो जाएगा 8 1 जा यानी कि 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 0.0 मीन्स 1, तो आप इसको राइट कर सकते हैं 0.1 न्यूटन। ओके, तो जब हम चार्जेस मीडियम चेंज कर दे रहे हैं, बाकी डिस्टेंस सारा सब सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो फोर्स की वैल्यू पहले कितनी थी 8 न्यूटन थी, अब कितनी हो जा रही 0.1 न्यूटन, यानी कि फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गए। सेकेंड जो है यानी कि जब मीडियम को आपने मीडियम की जगह पर मेटल को रख दिया तो इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो F मेटल इक्वल टू हो जाएगा F वैक्यूम अपॉन K हो जाएगा, दैट इज F मेटल इक्वल टू वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू है 8 न्यूटन अपॉन K की वैल्यू है इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 न्यूटन, मीन्स वहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। यानी कि मेटल के अंदर अगर हम चार्जेस को रखते हैं तो वहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो इस तरह से ये होगा।